हेलो स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे तीनों क्षेत्रकों का जीडीपी में प्रतिशत कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है उनका जीडीपी में कितना योगदान है। ये एक आलेख आप देख रहे हैं। इस आलेख में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तीनों की भागीदारी दिखाई है। इसमें दो सालों को कंपेयर किया गया है, 1973 से 74 और 2013 से 2014 तक का। इन ईयर्स के थ्रू ये दर्शाया गया है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का 1973 और 74 में कितना भागीदारी थी और उसमें कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी आई 2013 और 2014 में। 1973 और 74 में अगर हम देखें तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है उसकी परसेंटेज थी 40%, ठीक है, 40% था। द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी थी 28% और तृतीय क्षेत्र जो है उसकी भागीदारी थी 32%। और वहीं 2013 और 14 में प्राथमिक क्षेत्र जो है उसकी भागीदारी घटकर रह गई 12%, ठीक है। 2013-14 तक आते आते जो प्राथमिक क्षेत्र था उसकी भागीदारी कितनी रह गई 12% और जो द्वितीय क्षेत्र है उसकी 2% बढ़कर हो गई 30%। और तृतीय क्षेत्र जो था उसकी परसेंट 32 से बढ़कर कितनी हो गई 58, कितनी हो गई 58। तो इस आलेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तीनों क्षेत्रों में योगदान है, जीडीपी में जो योगदान है वो कहीं ना कहीं बड़ा है और स्पेशली तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र का जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही रोजगार में क्षेत्रों की जो भागीदारी है वो दिखाई गई है कि रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है 1973 से 74 में प्राथमिक क्षेत्र जो है उसने 74% लोगों को रोजगार दिया और द्वितीय क्षेत्र ने 11% और तृतीय क्षेत्र ने 15%। वहीं अगर हम कंपेयर करें 2013-14 से तो वो घट करके प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में जो योगदान है वो घटकर कितना हो गया 49% हो गया और द्वितीय क्षेत्र का 11 से बढ़कर 24% हो गया। और वहीं तृतीय क्षेत्र जो है उसकी भी हिस्सेदारी जो है वो बढ़कर कितनी हो गई 15 से बढ़कर 27 हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र है उसकी भागीदारी जो है वो रोजगार में बड़ी है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन न होने के कारण जो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का क्षेत्रक है वो स्थानांतरण नहीं हो सका। वस्तुओं की औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक रोजगार में 3 गुना की ही वृद्धि हुई, ठीक है। जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें तो 3 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक रोजगार जो उसमें कितनी हुई सिर्फ 3 गुना। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 5 गुना ही वृद्धि हुई। यानी कि उत्पादन तो बढ़ा लेकिन जो रोजगार का स्तर है वो कम का कम ही रहा, उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। इस कारण देश में लगभग आधे से ज़्यादा श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र स्पेशली कृषि हो गया उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में लगभग 1/4 योगदान है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है उनका जीडीपी में 3/4 भागीदारी है और ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी जो है उसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझाते हैं। एक छोटा किसान जिसका नाम रामचरण है, जिसके पास 3 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर करता है और ज्वार, अरहर जैसी फसलें जो हैं वो उगाता है। अब उसके परिवार में सभी 4 सदस्य उस भूमि पर पूरे साल काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार की
उपलब्धि नहीं है, कहीं और रोज़गार उनको मिला नहीं, इसीलिए वो एक उसी भूमि पर काम करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, कोई खाली नहीं बैठा है, लेकिन वास्तव में श्रम प्रयास जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, 3 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें 2 व्यक्ति भी अगर काम करेंगे तो भी उस भूमि में काम चल जाएगा, लेकिन यहीं पर क्या है, 2 की जगह 4 लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे श्रम जो है यानी कि मेहनत जो है वो बटी हुई है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्ति नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्प बेरोजगारी की स्थिति, जो प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता में काम करते हैं। तो इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल कृषि के क्षेत्र में ही इस प्रकार की बेरोजगारी है, अन्य क्षेत्र जो है उनमें भी इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे शहरों में सेवा क्षेत्र जो हो गए वो अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते रहते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, मरम्मत कार्य, ये सब जो है ये भी रोजगार हैं, लेकिन ये अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। इसी प्रकार हम सेवा के क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते या कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु कम कमा पाते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ठेले पे कोई सामान बेचने निकला है तो पूरे दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसकी जो कमाई है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, यानी कि कमाई जो है उसकी वो बहुत कम हो पाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। यहाँ चर्चा किए गए सुझावों के अमल में काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार है वो उसने काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके तहत जो व्यक्ति काम करने में सक्षम हैं और काम करना चाहते हैं, जिन्हें काम की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से उन्हें 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यदि सरकार किसी कारणवश उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो सरकार की तरफ से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठित और असंगठित रूप के क्षेत्रकों का विभाजन। ठीक है, 2 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। यहाँ पर 2 लोगों को लिया गया है, एक है कांता और एक है कमल। कांता जो है किसी कार्यालय में कार्य करती है, वह सुबह 9:30 से 5:30 तक कार्यालय में रहती है और वो हर महीने अंत में अपना वेतन प्राप्त करती है। वेतन के अलावा सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी उसे मिलती है, जो भी भत्ते होते हैं या चिकित्सीय सुविधा जो होती है वो सब उसे प्राप्त होती है। उसके अलावा रविवार को उसकी छुट्टी होती है और वो भी सवेतन छुट्टी होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी अवकाश होते हैं वो भी उसे सवेतन अवकाश मिलते हैं। उसने जब नौकरी शुरू की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख था। वहीं कमल जो है कांता का पड़ोसी है, जो पास की किराना दुकान में दैनिक मजदूरी यानी कि रोज़ मजदूरी करता है और उसका जो टाइमिंग है वो 7:30 से शाम के 8 बजे तक का है। हालांकि मजदूरी के अलावा अन्य कोई भत्ता उसे नहीं मिलता। रोज़ के रोज़ जो जाकर के वहाँ पे वो काम करता है उसी के आधार पर उसको मजदूरी मिलती है और यदि वो किसी दिन छुट्टी कर लेता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया गया था दुकान पे काम करने के लिए और ना ही किसी प्रकार की नियुक्ति के बारे में उसको कहा गया होगा। उसका नियोक्ता जो है उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है, यानी कि उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा के लिए वहीं पे काम करेगा। तो इस प्रकार कांता और कमल दोनों जो है वो अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। कांता जहाँ काम करती है वो एक संगठित क्षेत्रक है। कैसा है? संगठित क्षेत्रक।
संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहाँ पर रोजगार की जो अवधि होती है वो नियमित होती है और उनके पास सुनिश्चित काम होता है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उन पर नियंत्रण जो है वो किसका होता है, सरकार का होता है। और सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनको रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं होती हैं, चाहे चिकित्सीय सुविधा हो या भत्ते हों, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो भी उन्हें प्रदान की जाती हैं। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी उन्हें दी जाती है। इसके विपरीत कमल जो है वो कहाँ जॉब करता है, कहाँ काम करता है, असंगठित क्षेत्र में, जहाँ पर कुछ छोटी छोटी बिक्री इकाइयों जो कि अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे दुकानें हो गई या ऑटो चलाना हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, ये सब क्या है, सरकार के नियंत्रण में नहीं आते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियमन तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता, यानी कि जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन नहीं किया जाता। वे कम वेतन रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये रोजगार सुरक्षित नहीं होते। यहाँ पे जो मालिक होता है वो श्रमिक को कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कारणवश निकाल सकता है या उसे उसके काम से हटा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है कि भैया तुम घर बैठो, ठीक है। इसी प्रकार कांता और कमल के माध्यम से हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है उसके बारे में जाना। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को लगाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए असंगठित क्षेत्र की बातें। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करके लिखना है और जो आलेख मैंने आपको दिखाए थे उन आलेखों को आपको कॉपी में ड्रॉ करना है और उनको समझ करके उनको अपने शब्दों में विस्तारपूर्वक लिखना भी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।